जादुई वृक्ष और शापित राजकुमारी। बहुत पुरानी बात है। सत्यपुर नामक राज्य में राजा मणि सिंह राज्य करता था। उसका मधुसूदन नाम का एक मंत्री था। वो भी राजा की ही तरह था, राजा की ही तरह गुणी, निडर और सत्यवादी। एक बार मंत्री ने अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार किया। वो अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। मधुसूदन घूमता फिरता समुद्र तट पर जा पहुंचा और वहीं ठहर गया। एक दिन जब वो समुद्र के किनारे अपनी पत्नी के साथ बैठा था, समुद्र की लहरों का आनंद लेते हुए कब रात गहरा गई उन्हें आभास भी नहीं हुआ। पूरा चंद्रमा खिला हुआ था। आधी रात के समय वहां उसने एक विचित्र सा दृश्य देखा। उसने देखा कि समुद्र में से एक बहुत ही खूबसूरत वृक्ष उगता हुआ चला आ रहा है। वो वृक्ष जगमगाती रोशनी में नहाया हुआ था। उस पर हीरे मोती इत्यादि फल के रूप में लगे हुए थे और अपनी आभा बिखेर रहे थे। वृक्ष की शाखा पर एक बहुत ही खूबसूरत कन्या हाथों में वीणा लिए संगीत की मधुर लहरियां वातावरण में बिखेर रही थी। मंत्री मधुसूदन मंत्रमुग्ध सा उस दृश्य को निहार रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो स्वर्ग के नंदन वन में घूम रहा हो। वो किसी अप्सरा के सामने जा पहुंचा हो। इस दृश्य को देखकर वो तुरंत अपने राज्य की ओर लौट पड़ा। मधुसूदन के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था कि वो राजा को बताए या ना बताए, क्योंकि वो स्वयं उस सुंदर कन्या के ऊपर मुग्ध हो चुका था। लेकिन वो क्योंकि झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने राजा के ये पूछने पर कि वो जल्दी वापस क्यों लौट आया, उसने राजा को सब सच सच बता दिया। महाराज, समुद्र तट पर मैंने एक ऐसा अलौकिक मंजर देखा है कि मैं स्तंभित हूँ। वहां मैंने समुद्र के बीचों बीच एक वृक्ष देखा महाराज। क्या? समुद्र के बीचों बीच वृक्ष? राजा मणि सिंह ये सुनकर चौंके। क्या कहते हो? मधुसूदन बोला, हाँ महाराज, ये सत्य है। आगे मधुसूदन ने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा था वो सब राजा को कह सुनाया। ये सुनकर राजा भी विस्मित हो उठे। उन्होंने पूछा, ये किस समय की घटना है मधुसूदन? महाराज, उस समय लगभग रात के 12 बजे होंगे। बात अविश्वसनीय थी, किंतु फिर भी राजा मणि सिंह अपनी उत्सुकता को न रोक सका। उसी समय उसने उस समुद्र तट पर जाने का निर्णय लिया। अपने घोड़े पर बैठ राजा पहुंच गया मंत्री मधुसूदन के बताए समुद्र तट पर। 12 बजे के लगभग वो समुद्र तट पर था और उसके सामने वैसा ही दृश्य उपस्थित हुआ जैसा कि मधुसूदन ने उसे बताया था। जैसे जैसे वृक्ष ऊपर आ रहा था, उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी और उस सुंदर कन्या को देखकर राजा मणि सिंह तुरंत तैरकर उस वृक्ष के पास जा पहुंचा और जैसे ही उसने उस सुंदरी को पकड़ना चाहा, वो समुद्र में कूदकर भागने लगी। मगर राजा ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और कहा, कन्या, तुम कौन हो? किस लोक की परी हो? मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। कन्या ने कहा, महाराज, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको पूर्णमासी की रात तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। राजा मणि सिंह ने पूछा, पूर्णिमा की रात का ये क्या मामला है? कन्या बोली, आप स्वयं ही देख लेंगे महाराज। मणि सिंह के पास पूर्णमासी की रात की प्रतीक्षा के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। जब पूर्णिमा की रात आई तो राजा ने देखा एक विशालकाय राक्षस है। आते ही उसने सुंदरी को छूना चाहा। राजा उसकी इस हरकत को देख रहा था। उसको राक्षस का सुंदरी के साथ इस तरह का व्यवहार
बड़ा ही अशोभनीय लगा। राजा ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली और उस राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। राजा मणि सिंह की ललकार सुनकर वो राक्षस तुरंत ही उस पर झपट पड़ा, लेकिन राजा ने अपनी तलवार से एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हिरणी की तरह भयभीत कन्या दौड़कर राजा के पास आ गई और मारे खुशी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने पूछा, अब बताओ, पूर्णमासी की रात का ये अनोखा वृक्ष, ये दैत्य, इस सब का रहस्य क्या है? तब वो कन्या कांपते स्वर में बोली, महाराज, मैं पूर्णमासी की रात इस राक्षस के अधीन हो जाया करती थी। मुझे श्राप मिला हुआ था महाराज। राजा ने पूछा, ये श्राप तुम्हें किसने दिया? तो सुंदरी ने बताया, ये श्राप मुझे एक ऋषि ने दिया था महाराज। एक बार इसी वृक्ष के नीचे मैं बैठी हुई थी। उनकी अजीब सी दाढ़ी और जटा, ऐसे बाल देखकर मैं उन पर हंस पड़ी, जिसकी वजह से वो मुझसे क्रोधित हो गए। तब उन ऋषि ने मुझे ये श्राप दिया और मैं बहुत देर तक उनसे माफी मांगती रही, रोती रही। तब उन्हें मुझ पर दया आ गई। कुछ देर बाद जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने मुझ पर कृपा करके एक वरदान दिया कि एक दिन एक वीर पुरुष आकर तुम्हें राक्षस के चंगुल से मुक्ति दिलाएगा। और उसी दिन से आज तक मैं हर रोज समुद्र से निकलकर कल्प वृक्ष के ऊपर बैठकर उसी राजपुरुष राजा की प्रतीक्षा कर रही हूँ। उसकी आप बीती सुनकर राजा उसे अपने महल ले गए और धूमधाम से उसके साथ विवाह किया। राजा ने मंत्री मधुसूदन को बहुत सारा पुरस्कार दिया और धन्यवाद दिया। बच्चों के प्यार में बदलने वाला जादूगर। एक बार की बात है, एक हरी भरी वादी थी। वो फूलों और फलों से लदी हुई थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। रंग बिरंगे पक्षियों का तो घर था वो वादी। वहां से सदा पक्षियों की आवाजें गूंजती रहती थी। इस वादी में एक समय एक बहुत बड़ा मकान हुआ करता था, जिसे जादुई मकान के नाम से जाना जाता था। उस मकान में एक जादूगर रहता था। सब समझते थे कि वो एक बहुत बड़ा जादूगर है और किसी भी व्यक्ति को पल भर में ही जानवर या पक्षी बना देता है। लोग उससे दूर ही रहते थे। कोई उसके घर के आसपास नहीं जाता था। मकान के साथ ही उसका एक बहुत बड़ा बाग था। जादूगर जितने बड़े आकार का था, उसका दिल उतना ही छोटा था। वो किसी को भी अपने मकान या बाग में घुसने ही नहीं देता था। अगर गलती से कोई आ भी जाता था तो वो उसे जादू से तोता, मैना, बिल्ली या कुत्ता बना देता था। उसने अपने बाग में तरह तरह के फल और पेड़ लगा रखे थे। फूलों की ढेरों क्यारियां थीं। वैसे तो उस हरी भरी वादी में और भी बागीचे थे जिनमें पेड़ पौधे लगे थे, परंतु उस जादूगर के बाग की बात ही कुछ और थी। उसके बाग में गुलाब की तो इतनी किस्में थीं कि कोई उनको गिन भी नहीं सकता था। एक बार जब जादूगर 7 दिनों के लिए कहीं बाहर गया था और जब वो वापस आया तो उसने पाया कि उसके बगीचे पर हड़बड़ी में एक बच्चा पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वो बच्चा उसके हाथ भी लग गया। उसने उसे पकड़ लिया और उसको बहुत मारा। सभी बच्चे रोते हुए भागे। जब वो घर पहुंचे तब उनके माँ बाप ने कहा कि अच्छा हुआ कि उसने सिर्फ मारा है। अगर वो जादूगर उन्हें बिल्ली बना देता तब वो क्या करते? इसलिए अब वो बच्चे वहां कभी ना जाए।
उसी दिन जादूगर ने अपने बाग के चारों तरफ जादू से एक दीवार बनवाई जो कि बहुत ऊंची थी और उसमें लोहे का गेट भी लगवाया। अब तो जादूगर के बाग में बिना आज्ञा कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता था। मौसम बीते, बसंत ऋतु आई। पूरी वादी हरियाली से पट गई। दूसरों के बाग पेड़, फल और फूलों से लद गए। वादियों में फूलों की बहारें महक उठी। चारों ओर रंग ही रंग बिखर गया। पर इस बार जादूगर के बगीचे में पतझड़ ही छाया रहा। ना तो जादूगर की बगिया में फल लगे और ना ही फूल खिले। जादूगर बौखला गया। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पेड़ पौधे, जमीन, खाद पानी, जुताई गुड़ाई के अतिरिक्त भी कुछ और चाहतें होती हैं। वो बच्चों का बाग के प्रति प्रेम और निस्वार्थ प्यार ही था जो पौधों पर फूल लाता था और पेड़ों पर फल लगाता था। जब से जादूगर ने अपने बाग में बच्चों को अपमानित और प्रताड़ित करके निकाला था, पेड़ पौधे फलना फूलना ही भूल गए थे। उनका दिल टूट गया था। ये बात उस स्वार्थी जादूगर की खोपड़ी में घुसी ही नहीं थी। जादूगर ने पेड़ पौधों को खूब पानी दिया, खूब खाद डाली और खूब गुड़ाई भी की, पर ना तो कोई फल निकला और ना ही फूल। उल्टे वो सूख रहे थे और मुरझाने लगे थे। जादूगर बड़बड़ाया, मौसम तो आते जाते रहते हैं, फलने फूलने का क्रम चलता रहता है, फिर मेरे बाग में बसंत ऋतु क्यों नहीं आई? जादूगर के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। एक सुबह जब जादूगर उठा तो उसने बाग में कुछ बच्चों की किलकारियां सुनी। वो दौड़कर बाहर आया। उस समय उसने वहां जो देखा वो अविश्वसनीय था। उसके पेड़ फलों से लद गए थे, क्यारियों में पौधे फूलों से ढक गए थे और चारों तरफ रंग बिरंगे महकते फूलों की खुशबू भर गई थी। उसने दीवार में बने छेद से छोटे छोटे बच्चों को अपने बाग में घुसते देखा। जादूगर बोला, ओह, तो ये रहस्य है इन पेड़ पौधों के मुरझाने का। इन्हें जब बच्चों का साथ नहीं मिला तो ये उनके वियोग में जोगी बन गए थे और फलना फूलना ही त्याग दिया था। जादूगर धीरे धीरे चलकर बाग में आया। उसके मुख पर मुस्कान की रेखा खिंची थी। जैसे ही बच्चों ने उसे देखा वे सहम गए और डर कर भागने लगे, परंतु जादूगर ने उन्हें रोका। उसने घोषणा की, ना बच्चों, भागो मत, मत भागो बच्चों। आज से ये बाग वास्तव में तुम्हारा है। तुम यहाँ खूब खेलो, खूब धमा चौकड़ी मचाओ। ये सुनकर बच्चों को अपने कानों पर विश्वास ही ना हुआ। तब जादूगर बोला, बच्चों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है और तुम्हारे साथ बहुत क्रूरता से पेश आता रहा हूँ। ये कहते हुए जादूगर की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने कहा, देखो बच्चों, मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। जादूगर की बातों का बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। बच्चे उसके निकट आ गए। बच्चों ने देखा कि जादूगर में अब बहुत बदलाव आ गया था। वो अब पहले वाला जादूगर नहीं था। उसने हर बच्चे को उठाकर अपने गले से लगाया, पुचकारा और चूमा। बच्चों को और क्या चाहिए था? वो सब उसके साथ खेलने लगे। जादूगर ने उन्हें खाने के लिए फल और मेवे भी दिए। धीरे धीरे वो बच्चों में जादूगर अंकल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जादूगर अंकल बोले, प्यारे बच्चों, अब से ये बाग केवल मेरा बाग नहीं होगा, बल्कि ये संसार के सारे बच्चों को समर्पित रहेगा। कोई भी बच्चा कभी भी यहाँ आकर खेल सकता है। तुम जाओ और अपने मित्रों को भी साथ लेकर आओ। खूब फल तोड़कर खाओ, पेड़ों पर कूदो, चढ़ो या रस्सी लगाकर झूला झूलो। जादूगर नकली गुस्सा लाकर बोला, बच्चों, अगर अब तुम बाग में नहीं आओगे ना, तब मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। हाँ। ये सुनकर सारे बच्चे हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। जादूगर अंकल ने अपनी जादू की छड़ी उठाई और बाग के चारों तरफ खड़ी दीवार को तोड़ना आरंभ किया। जादूगर अब नहीं है, लेकिन उसका बाग अभी भी मौजूद है। कोई भी
किसी भी ऋतु में यहाँ आ सकता है, देख सकता है, खेल सकता है और आज भी बच्चे यहाँ खेलते हैं।